अरे यार, मेरी तो शनि की 7.5 ही चल रही है। कभी कोई पंडित जी को दिखाते हैं या एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, वो यही कहते हैं कि कालसर्प दोष है, राहु की महादशा चल रही है, तुम्हारे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये सभी दोष क्या हैं? बचपन से ही एक डर का माहौल क्यों बना हुआ है इन दोषों के नाम से? और इसी का फायदा उठाते हैं ऐसे पंडित, बोलते हैं कि आप मत आइए जजमान, हम आपको ऑनलाइन पूजा कर देंगे या आपके नाम से हम आहुति दे देंगे। तो ये गलत है। पूजा तो आपके नाम से होती है। आपको अगर पूजा करनी है तो आपके हाथ से ही पूजा में लगेगा। वहां आप बैठोगे, वहां सुनोगे उन मंत्रों को। एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसी मॉडलिटी वो डराने का टूल नहीं है, वो जागरूक करने का। सोशल मीडिया पे पिछले साल बहुत चला था कि 2024 शनि का साल होने वाला है, बहुत डर रहे थे लोग। तो अब ये साल तो जाने वाला है और 2025 किसका साल होने वाला है? 2025 होने वाला है मंगल का साल। मंगल का। तो वहाँ पूरे साल हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और डरना है या राशि के अनुसार आप बता सकते हैं कि किस राशि को कैसा उपाय करना चाहिए? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 महीने अलग अलग विश्लेषण होता है और हर 12 राशियों की बात करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और धमाकेदार पॉडकास्ट वीडियो में, जिसमें आज हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर आचार्य मनोज मालविया। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ ऐसे सवाल इनसे पूछने वाले हैं जो हमें अक्सर बचपन से जिसके बारे में डराया जाता है, भ्रमित किया जाता है। और आजकल जो बहुत सारे ज्योतिषी आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डरावनी है, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, या फिर एस्ट्रोलॉजी अगर आपने सीख ली तो पैसा ही पैसा होगा। तो मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और डीप में कवर करने वाले हैं। तो सर, मैं सबसे पहले जो जानना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, वो ये है कि बचपन से देखा है कि कई बार किसी की शादी इसीलिए नहीं होती कि उसमें मांगलिक दोष है। कई बार कोई इंसान बहुत परेशान होता है तो उसके मुंह से अपने आप यही बात निकलती, अरे यार, मेरी तो शनि की 7.5 ही चल रही है। कभी कोई पंडित जी को दिखाते हैं या एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, वो यही कहते हैं कि कालसर्प दोष है, राहु की महादशा चल रही है, तुम्हारे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये सभी दोष क्या हैं? बचपन से ही एक डर का माहौल क्यों बना हुआ है इन दोषों के नाम से? तो मैं आपसे चाहूंगी आप एक एक करके इन दोष के बारे में बताएं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर्स या बचपन से पंडित हमें डराते हैं कि ये तो मांगलिक कन्या है, इसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो ये डराना कितना सही है और कितना सच है? क्योंकि आज की जनरेशन को हमारे इस पुराने ज्योतिष शास्त्र में यकीन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, और आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद करेंगे। ओम गंगणपतये नमो नमः। रचना जी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में आजकल डराना ज्यादा हो गया है। मांगलिक कन्या है मैं या मांगलिक लड़का है, शादी नहीं, अगर मांगलिक से नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या हो रहा है कि डराना ज्यादा हो गया है। कालसर्प के नाम से डराया जाता है, मांगलिक के नाम से डराया जाता है, शनि की 7.5 के नाम से डराया जाता है, पितृदोष के नाम से डराया जाता है। तो मैं कहूँगा हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को एक डराने का टूल हो गए और उससे पैसे ऐंठते हैं और बहुत सारी पूजा कराते हैं। मंगल दोष की पूजा अलग होती है, कालसर्प दोष की पूजा अलग होती है, शनि की 7.5 चल रही तो शनि की शांति करा देंगे। मांगलिक दोष है तो मांगलिक में पीपल के पेड़ से शादी हो जाएगी। हाँ, पहले तो ये बहुत, आज भी डराया जाता है, आज भी कोई मांगलिक कन्या होती है, लड़का होता है तो उसकी शादी नहीं, ये कहा जाता है कि उसके स्पाउस की डेथ हो जाए। क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी जब बना होगा, जब, क्योंकि जो कोई भी ग्रंथ बनता है तो वो शिक्षित करने के लिए होता है, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए होता है। जब भी ऋषि मुनियों ने, पराशर जी ने बनाया, उसमें अलग अलग शोध करते जा रहे हैं, उसमें इसलिए करते जा रहे हैं कि उसको और अच्छे से हम समझ सकें, डराने के लिए नहीं है। मैं यही कहूंगा, मांगलिक दोष अगर आप में है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, कालसर्प दोष भी है तो उसमें से डरने की जरूरत नहीं है। आपको उस हिसाब से अपने जीवन में कर्म करेंगे तो वो दोष आपको नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव फल ही देंगे। नहीं, तो आप मुझे ये बताइए कि मांगलिक दोष है क्या, क्यों डराया जाता था और हम क्यों नहीं डरे? हाँ, इस चीज में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और इसमें आप लोग भी, अगर आपको भी कभी पास्ट में किसी गुरुजी ने या पंडित जी ने डराया है तो आप भी समझ लीजिए, आप डरने की जरूरत नहीं है। मांगलिक जैसे कि मंगल से बनता है, मंगल अगर लग्न में होगा, पहले घर में होगा, चौथे घर में होगा, 7वें घर में होगा,
या 12वें घर में होगा, तो जिससे कि मंगल दोष बनता है, मांगलिक दोष बनता है। दोस्तों क्या होता है कि इसको पुराने जमाने में डराने की वजह ये थी, ये अभी भी डराते इसलिए हैं, अब ये तो वो वर्ड चल गया है कि मांगलिक है, मांगलिक है, मांगलिक से करना चाहिए। हम जैसे आम आदमी को नहीं पता, फिर भी वो मांगलिक है, बस डरना शुरू हो गया। पहले समझिए मंगल क्यों भारी होता है और मंगल के भारी होने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, जिससे कि हमको वहां पे लड़की देना चाहिए या लड़के की शादी करना चाहिए। मंगल होता है हाई एनर्जी, ऊर्जा का कारक होता है। मंगल अगर लग्न में होगा, चौथे घर में होगा, 7वें घर में होगा, 12वें घर में होगा, तो ऐसे जातक को गुस्सा ज्यादा आता है ना, वो छोटी छोटी बातों को चिड़चिड़ाता है, इनकी हाई एनर्जी रहती है। ये लोग अपने काम को फटाफट करके खत्म करना चाहते हैं, जल्दी उससे रिजल्ट पाना चाहते हैं। अगर उनके हिसाब से काम नहीं होगा तो उनको शॉर्ट मतलब गुस्सा आता है, चीजें फेंकने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, मारने भी लगते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि लड़का मांगलिक है तो मांगलिक लड़की देंगे, तो जिससे कि वो बराबर की लड़ाई होगी, ऑब्वियस है यही होगी, बाद में कहीं ना कहीं उनको लड़ाई होती रहती जीवन भर। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए आप पसीना बहाएं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। आप कैसे भी करके पसीना बहाएंगे, आपकी जो मंगल की नेगेटिव एनर्जी है वो वहां पे खत्म हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए, हनुमान जी के पास जाना चाहिए। अगर किसी माता बहनें ये देख रही हैं उनके बच्चों में अगर ऐसा कुछ दोष है तो उनको बचपन से ही बच्चे को अगर जो बच्चे लड़ते ज्यादा हैं और स्कूल में छोटी छोटी बात पे लड़के आ जाते हैं, मोहल्ले में लड़ लेते हैं, खेल कूद में लड़ लेते हैं, तो उनको उनकी एनर्जी को डाइवर्ट करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे लोग, क्योंकि मंगल ही अगर अच्छा होगा तो आदमी सेना में जाएगा, आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा। और मंगल अगर नेगेटिव हुआ और उसको सही से मेंटेन नहीं किया तो वही आतंकवादी बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, मर्डर करने लगते हैं, क्योंकि मंगल तो एनर्जी का कारक है। उनकी एनर्जी अगर सही से नहीं निकली, सही से डाइल्यूट खत्म नहीं हुई, तो फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। पर यहाँ तो जो लोग सेना में होते हैं या पुलिस में होते हैं, या आप जो कह रहे हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी के होते हैं, वो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी वो अपनी वाइफ को मारते हैं या इस तरह की नहीं, देखिए वाइफ को मारना जरूरी नहीं कि मंगल की वजह से, उनमें कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो फिर एनर्जी बहुत, देखिए मंगल एक्सरसाइज से हम उस एनर्जी को कम कर सकते हैं, खत्म तो ये कुंडली में अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, ये कहीं ग्रह कहीं बैठ गया है, तो वो उसका फल तो अवश्य देगा। अगर एक्सीडेंट का योग कहीं बना है तो एक्सीडेंट कार से भी हो सकता है, बाइक से भी हो सकता है, और घर में आप फिसल के भी गिर सकते हैं, तो एक्सीडेंट तो होना है। मगर वो योग कैसा है और हम उसको कब, उस समय पे हम कहाँ हैं, किस अवस्था में, और कैसे है कि हमारी उम्र है, वो एक बहुत सारी डिपेंड करती है चीजें। रही बात आपने जैसे कहा, मैं आपको बीच में रोकूंगा, कि वाइफ को मारते हैं, सैनिक में भी हैं, और तो क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है, राहु उसको देख रहा होता है, राहु के साथ मंगल होगा। तो जैसा आप कह रहे हैं कि आप अगर सपोज आपने किसी की कुंडली देखी और आने वाले समय में आपको दिख रहा है कि एक्सीडेंट के योग हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उस दुर्घटना को कम करने के लिए आप क्या रेमेडीज देंगे, क्या उपाय देंगे, और किस स्तर तक आप उसको कम कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कि देखिए कुंडली दिखाने का एडवांटेज यही है कि हम आने वाले समय को अच्छे तरीके से भांप जाएं, आने वाले समय में हम सतर्क हो जाएं, अगर कुछ बुरा है तो अलर्ट हो जाएं, और अच्छा है तो हम उसको और यूटिलाइज कर सके उस अच्छी चीज को। नेगेटिव है तो उसमें हम सतर्क हो जाएं, थोड़ा धीरे हो जाएं। जैसे उन्होंने रचना जी ने कहा कि एक्सीडेंट को लेकर, तो एक्सीडेंट के समय ये होगा कि हम उनको अलर्ट करेंगे पहले तो, कि थोड़ा सतर्कता के साथ वाहन चलाएं। दूसरी चीज है कि अगर आपकी गाड़ी में हल्की सी भी खरोंच आ जाती है, स्क्रैच आ जाता है, डेंट आ जाता है, तो उसको सही ना कराएं। जिसका भी मंगल नीच का होता है उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी हम दी जाती है कि गाड़ी में अगर स्क्रैच आ जाते हैं, डेंट आ जाते हैं, या सीट कवर फट जाता है, तो उसको तुरंत जाके रिपेयर ना कराएं, उसको वैसे ही रहना दें। क्योंकि जिसका भी मंगल नीच का होगा, जब भी वो गाड़ी खरीद कर नहीं लाएगा, उसको विथ इन अ मंथ उसकी गाड़ी में, खड़ी खड़ी गाड़ी में डेंट आ जाएगा, कोई दूसरा आपको आके ठोक देगा। और तो अगर ऐसे ठीक करा लिया उसको तो नहीं तो फिर से ठोकेगा, तो वो गाड़ी में, हाँ, तो ऐसा कई लोगों पे हमने इस चीज को अनुभव किया है। तो सबसे बेस्ट रेमेडी, अगर आपके साथ भी बार बार एक्सीडेंट होता है, गिर जाते हैं, किसी और की गलती होती है, आपको एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आपकी गाड़ी में वो डेंट आता है तो उसको वैसा ही रहने दीजिए, और बात देखिए आपको उतने योग आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर भी इसी तरीके से जो शनि देव का हमने सुना है, शनि की साढ़े साती, बाप रे, इतने लोग डरते हैं कि शनि की साढ़े साती आने वाली है, चल रही है, शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, अब क्या होगा।
जैसे जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने तो एक वर्ड भी सुना था, मृत्यु तुल्य कष्ट देती है शनि की साढ़े साथी। मतलब सुन के ही इंसान अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो देता है, डर में वो चाह के भी शायद कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे नहीं शब्दों का प्रयोग आप ये एस्ट्रोलॉजर्स क्यों क्यों करते हैं? करें? मतलब देखिए, मैं माफी चाहता हूँ अगर ऐसे एस्ट्रोलॉजर करते हैं और वो समाज में कहीं ना कहीं बहुत गलत जानकारी फैला रहे हैं जिससे कि लोग डरने लगे। अब जैसे भी आपको, अब मेष राशि वाले हैं और उनकी साढ़े साथी 2025 के मिड से शुरू होने वाली है, मार्च से उनकी साढ़े साथी शुरू होने वाली है। तो उनमें डर का माहौल है अभी से। मेरे पास 5 से 6 मेष राशि वाले आ गए, गुरुजी बताइए मेरा क्या होगा। तो मैं, डरने की बात क्या है? शनि आपको वो लर्निंग देगा जहां आपकी जरूरत है, वो सिखा के देगा आपको। साढ़े साथी का मतलब होता है कि एक अच्छा शिक्षक आया है, आपको वो चीज सिखाने के लिए आया है। आपको अगर आप मान लो फॉर सपोज, और उन लोगों को ही डर होता है, वही लोग इस चीज से पीड़ित होते हैं शनि की साढ़े साथी से, जो लोग फॉर सपोज एक बेडरूम में बैठे हैं, कंफर्ट ऐसे ही चल रहा है, नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर रहे हैं, कंफर्ट हो रहा है। अब कोई आके उनको कहेगा चल निकलो बाहर जाके काम करके आओ, तो उनको लगेगा यार ये साढ़े साथी तो बेकार है यार, ये तो हमको परेशान करती है। मगर वो चाहती है कि तुम बाहर काम करो और इससे बड़े लग्जीरियस रूम में बैठो जाके और अपनी फैमिली के लिए वो सब लेकर आओ। जो लोग ये चीज समझ जाते हैं, वो साढ़े साथी के पहले दिन और साढ़े साथी जब 7.5 साल बाद होगा, वो अपने आप में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस करते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको कंफर्ट पसंद है, वो लोग रोते रहते हैं, अरे यार साढ़े साथी चल रही, मेरा तो कुछ भी नहीं हो। देखिए, शनि की साढ़े साथी आपको बहुत कुछ देने के लिए आती है, मैं तो ये मानता हूँ। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके शनि की साढ़े साथी आपको 20 साल के अंदर मिल गई है, तो आपको, हाँ ये मानता हूं जरूर है कि शनि देव आपको कंफर्ट जोन से निकाल के एक ऐसी जगह पे छोड़ते हैं जहां पे आप का साथ देने वाला कोई नहीं होगा। आपको वो खुद सीखना होगा, आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, है ना। मगर मैं अभी भी कहूंगा डरने की बात नहीं है। अगर आपका शनि कुंडली में खराब भी है तो बेस्ट उपाय देता हूं, सबसे बेस्ट है कि आप पेशेंस, सब्र रखना शुरू कर दीजिए और डिसिप्लिन में जाइए। आप अपनी आर्मी वालों की तरह रूटीन सेट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर ऑफिस जाना है तो उतने ही टाइम पे पहुंचूंगा। पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है शनि की साढ़े साथी से बचना है तो देखिए दोस्तों, शनि देव, अगर देखिए शनि देव से सब डरते हैं और शनि देव क्या होते हैं? कर्मों के देवता हैं। आपकी पास्ट लाइफ में आपने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, सबका हिसाब किताब शनिदेव इस जन्म में आपको करके देंगे। अगर आपने अच्छे किए हैं तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा, बुरे कर्म किए होंगे तो आपको यहाँ पे उनका बैड एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। अब देखिए, डरने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने कुछ उपाय मैं आपको देता हूं जिससे कि आप अपने नेगेटिव शनि को भी अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव शनि है तो और अच्छा हो जाएगा। पहला उपाय यही है कि आप अपनी लाइफ में दूसरों से झूठ बोलना बंद कर दीजिए, इथिकली सही रहें, दूसरों का पैसा ना खाएं। आपके अंदर कोई भी काम कर रहा हो, मजदूर, कोई भी मेड हो सकती है, कोई मजदूर हो, ऑफिस बॉय हो, प्यून हो, कोई भी हो, उनका पैसा ना खाएं। अगर मान लो पास्ट में आपने खा लिया है, किसी भी कारणवश भूल चूक में भी खा लिया है, तो आप उसका प्रायश्चित करें, या तो उसी से सारे करें या किसी और जो मजदूर हैं या जिनको जरूरत है, नीडी पर्सन है, उनको आप वो उसी अमाउंट या उससे डबल अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि शनिदेव आपके कर्मों में जो पनिशमेंट देने वाले हैं उसमें कमी लेकर आएंगे। दूसरा ये है कि आप डिसिप्लिन में होकर जाइए। शनि क्या होता है? शनि जब खराब होगा तो आपके लाइफ में आलस आने लगेगा, आप ये काम कल पे छोड़ना शुरू कर दोगे जब शनि खराब होगा। तो जब अगर, तो आपको वो कल पे नहीं छोड़ना है, आपको वो काम आज करना है, अभी करना है और डिसिप्लिन में होकर करना है, जिससे कि शनि आपके कर्मों में अच्छा देंगे, बुरा नहीं देंगे। और जिनकी भी साढ़े साथी चल रही है या आने वाली, जैसे मेष राशि वालों की, मीन राशि की और कुंभ राशि की, हम इन 3 राशि वाले की बात करेंगे खासकर, उनके अलर्ट हो जाइए। अगर आपको लग रहा है मेंटली शनिदेव परेशान कर रहे हैं तो वो काम करने लगे जिससे आपको चिढ़ हो रही है। आलस जो आप करो, कल पे काम छोड़ दो, बंद कर दो, आज करो, अभी करो वो काम। और जिनकी भी साढ़े साथी आने वाली है या चल रही है, जैसे कि मेष राशि वाले पे आने वाली है, अभी कुंभ पे चल रही है, मीन पे चल रही है और मकर पे चल रही है, मैं 3 ऐसे उपाय दूंगा जिससे कि आप शनि के साढ़े साथी से आप इंजॉय करेंगे, उससे नेगेटिव आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पहला उपाय है कि आप डिसिप्लिन में हो जाओ, सेवा भाव लेके आओ। अगर आपने नर में नारायण ढूंढ लिया तो आपको सच में अंदर से सेवा भाव लेकर आएंगे तो आपको ये साढ़े साथी कुछ भी नेगेटिव फल नहीं देगी और डिसिप्लिन में हो जाएगी, अनुशासन में आ जाइए। अगर आप आज के काम को कल पे छोड़ते हैं, कल के काम को परसों पे छोड़ने की आदत हो गई तो उसको बंद करके हर चीज डिसिप्लिन में लिए टू डू लिस्ट बना के काम करिए। आपको देखिएगा शनि की साढ़े साथी कहां से कहां लेकर जाएगी।
अगर आप 2 BHK में हैं तो आने वाले टाइम में आप 3 BHK और 4 BHK में आएंगे, या हो सकता है आपका खुद का विला हो, मगर उसके लिए शनि की पैमानों पे खरा उतरना पड़ेगा। शनिदेव देने को बहुत सारा पैसा देते हैं, अगर उनके पैमाने पे नहीं उतरे तो आपको वो राजा से रंग भी बना देते हैं। तो मतलब इतना डराया जाता है, डरने की बात नहीं है, नहीं, डरने ये की बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। डरने की बात है, सिर्फ कर्म से डरो। जो आज कर रहे हो उससे डरो, पास्ट में आपने जो किए हैं वो आपको तो नहीं पता है, मगर आज जो कर्म कर रहे हो, जाने अनजाने में भी सोशल मीडिया पे किसी को ट्रोल करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके बैड कर्मा में ऐड होता है। क्यों किसी का दिल दुखाना है? क्योंकि सिर्फ 2 मिनट की हंसी के लिए, क्योंकि आपको तो कुछ, अगर मान लो किसी को हम देख भी रहे सोशल मीडिया पे, या रास्ता चलते किसी लड़की या किसी मोटे पतले काले घूरे लड़के को अगर छेड़ भी दिया है, तो उसका तो दिल दुख गया, क्योंकि शनिदेव वहां आपको ऐड कर लेते हैं बैड कर्मा में, और उसको कब मिलेगा फल वो आपको भी नहीं पता। मतलब वो उसने अपने कर्मों में वो किसी का दिल दुखाना जोड़ लिया, बिल्कुल उसका फल उसे मिलेगा। 100% मिलेगा। यही मैं कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आदमी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसकी सपोर्ट करो। सही के साथ सही अगर आप खड़े हो गए, और गलत के साथ भी अगर आप खड़े हो कि नहीं तूने गलत किया है, शनिदेव आपको वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। तो पुराने कर्म तो हम नहीं जानते हैं, तो अगर आज हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा अवश्य मिलेगा, इस जीवन मिलेगा, इस जीवन में मिलेगा, अगले जीवन में तो मिलना ही मिलना है। तो इसी तरीके से जो आजकल चल रहा है काल सर्प दोष, मैंने तो ये भी देखा कि आजकल ऑनलाइन पूजा हो जाती है, जिसमें कहा जाता है ऑनलाइन पूजा करके आप काल क्या हो गया सर्प है दोष कि से मुक्त हो सकते हैं। मैं इसलिए बोलूंगा कि आजकल आदमी का समय नहीं है, वो ऐसा व्यतीत करता है, भले घर पे वो रील्स देख रहा होगा, वो उसका समय नहीं है। ट्रैफिक में ऐसे गाड़ी चलाएगा जैसे कि उसको पता नहीं दुनिया के कहाँ के दूसरे कोने में जाना है, दूसरों को धक्का मारते हुए निकल जाए, घर आके क्या करेगा, वो रील्स देखेगा, नेटफ्लिक्स पे टीवी, वो कहीं नहीं जा रही हैं, वो रील्स बन चुकी हैं, वो वहीं डली हैं, आज नहीं कल दिख जाएगी, यूट्यूब पे कंटेंट है, वो आज नहीं कल। भागना क्यों है? और इसी का फायदा उठाते हैं ऐसे पंडित, बोलते हैं कि आप मत आइए जजमान, हम आपको ऑनलाइन पूजा कर देंगे, या आपके नाम से हम आहुति दे देंगे। तो ये गलत है, पूजा तो आपके नाम से होती है। अगर उसके लिए कोई तर्क दे तो वो बेवकूफी है, ऐसा नहीं होता। आपको अगर पूजा करनी है तो आपके हाथ से ही पूजा में लगेगा, वहां आप बैठोगे, वहां सुनोगे उन मंत्रों को, उस हवन की आप जो ज्वाला निकलती है, अग्नि देव, उसका आप महसूस करोगे, तो वही तो है। नहीं तो पूजा क्यों कराते हैं हम? तो ये काल सर्प दोष क्या है और इसकी पूजा कहाँ होती है? देखो, काल सर्प, मैंने बहुत सुना है सभी जगह पूजा हो रही है। नहीं, काल सर्प दोष देखिए, हमने ये नहीं कहूंगा कि ये असर नहीं करता है, ये कहना गलत होगा। हजारों कुंडली हमने देखी हैं, बहुत सौ की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, और काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो आपके 4-5 लाइफ के बड़े बड़े कामों को रोकता है। जॉब नहीं लगने देगा, शादी नहीं होने देगा, बच्चे नहीं होने देगा, हैप्पीली मैरिड नहीं होने देगा, मतलब किसी चीज में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। नहीं तो ऐसा तो नहीं होता ना, शादी बच्चे भी नहीं हो रहे, शादी भी नहीं हो रही, जॉब में, तो बहुत ही वर्स्ट केस हो गया ना। नहीं, ये सब कार्य नहीं रुकेंगे, कोई लाइफ का कोई एक बड़ा काम आपका रुकेगा। अच्छा, आप कुछ भी एफर्ट डाल लो, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो सकता है, उसमें जिम्मेदारी काल सर्प दोष की भी हो, और हस्बैंड वाइफ में से किसी एक में भी हो, दोनों में भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी पंडित ने आपको कहा है काल सर्प दोष की पूजा कराओ, और अगर बाकी में आपको काल सर्प दोष है और अच्छा वाला है, अच्छा वाला मतलब कि नेगेटिव है, तो आप पूजा कराने के लिए काल सर्प दोष के मंदिर तक नहीं जा पाओगे। आप नासिक त्र्यंबकेश्वर जाओगे और वहां जाके पूजा नहीं करा पाओगे, ये मैं बता दूं। किसी न किसी कारणवश, महिला होगी तो महिलाओं को समस्या हो जाएगी, पुरुष होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो पूजा तो कहीं भी हो जाती है इसकी। देखिए, कहीं भी पूजा हो जाती है, मगर मैंने ये नहीं कहूंगा कि नहीं, मगर बेस्ट रिजल्ट जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हमारे लोगों को जिसको भी सजेशन दी है, वो होती है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां पे गोदावरी के कुंड में स्नान करने के बाद वहां का रिजल्ट मैंने सबसे अच्छा पाया है। 48 आवर्स में मैंने रिजल्ट अपने अनुभव किया है काल सर्प दोष का। इसके अलावा भी जहां पंडित कराते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं कराते हैं, गलत होती, मगर बेस्ट रिजल्ट वहां का पाया है। अच्छा। मगर कब कराना चाहिए? जब आपको लाइफ के मेन कामों में, बड़े कामों में रुकावट आ रही है, और आपने ये अनुभव किया है कि मुझे पंडित ने बोला काल सर्प दोष की पूजा कराने जाना है, मगर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, नासिक की ट्रेन बुक करी है मगर ट्रेन छूट गई, ये कोई ऑफिस में ऐसा काम आ गया मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सिग्नल है आपके लिए। और डरा मत करिए, मैं आपको बार बार कहूंगा, एस्ट्रोलॉजी ये कोई भी ऐसी मॉडलिटी वो डराने का टूल नहीं है, वो जागरूक करने का टूल है। इसी प्रकार कहा जाता है पितृ दोष, ये क्या होता है? देखिए, पितृ दोष के नाम पे भी डराया जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है, मगर पितृ दोष का मैं सिम्टम बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा ग्रह कहाँ बैठा है, उसके अलग अलग हैं, वो आप नेट पे ढूंढ लोगे, मगर सबसे बड़े सिम्टम्स हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप
कई बार आपने कोशिश की होगी कि अब मेरे घर में मांगलिक कार्य हो जाए, शादी मुंडन तो छोड़ दो, बड़ी बात हो गई, मगर सत्यनारायण भगवान की कथा तक नहीं हो पाती है। तो समझ जाना चाहिए कि आप में पितरों की कृपा नहीं है, वो उसे पितृ दोष कहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यह है कि अपने पितरों से माफी मांग लो हाथ जोड़ के। भगवान की कृपा तो बाद में आएगी, आपकी जो पितरों की कृपा है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। पितरों की कृपा, कुलदेवी की कृपा और कुल देवता की कृपा अगर आपके पास है तो आप कहां से कहां पहुंचेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने बहुत बड़ी होटलें देखी होंगी या रेस्टोरेंट देखा होगा, उसमें अपने पितरों की फोटो लगाए रखी है, तो उनको पितरों की कृपा तभी वो सब कुछ है। अब देखो कि किसी मिडिल क्लास घर में, मैं किसी को डिफेम नहीं करूंगा, उनके घरों में अपने पितरों की चिंता, दादाओं की कोई पूजा नहीं होती, नाम ही नहीं पता होता बच्चों को, दादा परदादा के नाम नहीं पते होते, तो कैसे कृपा मिलेगी। तो उस घर में परेशानियां ही रहती हैं। आप देखिए पितरों की कृपा को इस समय मॉडर्न युग में कहा जाने लगा है स्पिरिट गाइड। हम उसको हर भाषा की भाषा बदल सकती है, मगर हम जो इज्जत रिस्पेक्ट देना चाहते हैं हमारे पितरों को, वो नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, स्पिरिट गाइड्स जो एंजल्स है, जो हमें गाइडेंस देती हैं, सही दिशा दिखाती है, वही हमारे पितरों की ब्लेसिंग है। वो हमें बिल्कुल तो क्या हमें मुसीबतों से बचाती है, वो मुसीबतों से बचाती हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन वही दिलवाती हैं। ओके। इसमें कहीं ना कहीं केतु का इन्वॉल्व नहीं होता है पितरों की कृपा में, मगर हम वो अलग मैटर बात है, उसमें अलग बात करेंगे। मगर मैं यही कहूंगा, बार बार कहूंगा, सभी से जब भी कहता हूं कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो पितरों से माफी मांगे और अपनी कुल देवी या कुल देवता की आराधना करें। अगर आपको नहीं पता है, आपके माताजी पिताजी या दादा दादी जी आपको नहीं बता के गए हैं कि कौन है कुल देवता कुल देवी या पितरों का हम कैसे करें, तो सबसे बड़ी बात है माफी मांग लीजिए। हमें अपने अच्छे इंट्यूशन से ये बोलना चाहिए हमारी कुल देवती कुल देवता जी कुल देवी जी कि हमें आपका बारे में नहीं पता है, हमें आप गाइड करें, एनलाइट करें, हमें बताएं कि हम आपको क्या गलती हो रही है, हम आपको कैसे पूजा करें। आप देखिएगा आपको सपने में है जिस कुछ आपको सिग्नल मिलेगा। आचार्य जी, मैं एक बहुत आजकल सुना है कि राहु बहुत नेम है और फेम देता है। जैसे जो सेलिब्रिटीज हैं, और आजकल तो सभी सोशल मीडिया के थ्रू जो टाइम चल रहा है, सभी फेमस हो गए हैं, सभी का नाम हो रहा है, बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, पहले सुपरस्टार्स हुआ करते थे। तो क्या एक राहु को सही करने से ये सब मिल जाएगा? मैंने तो उपाय भी सुने हैं कि राहु वॉशरूम में जाके नील डाल दी जाए तो राहु अच्छा हो जाता है, पैसा ही पैसा, फेम ही फेम होगा। तो क्या ये सच है? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, राहु वर्सेस केतु। ओके। और जैसे कहा जाता केतु के बारे में नहीं सुना हमने। केतु का क्या केतु के काम है? बेचारे को इग्नोर किया जाता है। केतु का क्या काम है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले राहु, क्योंकि आजकल हर आदमी को नेम फेम लग्जरीनेस, ये पैसा चाहिए और ढेर सारा पैसा चाहिए, छोटे मोटे में काम नहीं होता। मैं जब हम गांव में जाते हैं या ऐसा कई बच्चों से मिलते हैं तो उनको क्या, उनको तो सूट बूट वाली जॉब चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उनको मेहनत करनी नहीं, उनको बस मिल जाए, बड़ा सब कुछ हो जाए, है ना। इस वजह से सोशल मीडिया पे सब लोग आ रहे हैं और फटाफट नेम फेम मिल जाए और पैसा आना लगे, मेहनत से सब डर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, इसी का फायदा उठाते हैं एस्ट्रोलॉजर और बोलते हैं कि राहु के ये उपाय कर लीजिए और राहु आपको कर देगा माला माल। और राहु अगर आपने कोई, मान लो फॉर सपोज आपने कोई उपाय कर भी लिए, मैं तो मना करता हूं जब भी कोई रील्स में या ऐसे जनरल रेमेडीज दी जाती है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर मान लो फॉर सपोज आपका राहु अष्टम में बैठा है या चौथे में बैठा है, 12 में बैठा है, क्योंकि इन 3 राहु को अच्छा नहीं माना जाता, उन्होंने इसको जागृत कर लिया उपाय से, तो आपको तो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगा वो। अच्छा। हाँ, जो ठीक ठाक चल भी रहा था वो भी बर्बाद हो जाएगा। पर पैसा तो आप कहते हैं कलयुग में राहु ही देता है, राहु ही एक, देखिए कलयुग हो सतयुग हो कोई सा भी युग हो, पैसा आप अपनी मेहनत से कमाओगे। राहु केतु शनि गुरु कोई जेब में घर में बैठ के ना दे दे। हाँ, अनटिल आपका सेकंड हाउस या 9th हाउस अच्छा है कि पैतृक छोड़ गए हो, है ना, वो आपने कर्म अच्छे किए थे इसलिए। अब वो अलग मैटर, अभी हम बात करेंगे राहु। दोस्तों राहु की जो सक्सेस मिलती है, कोई भी उपाय, चलो उस उपाय पे भी बात करते हैं, हम राहु की एक थ्योरी भी बात करते हैं। राहु की अगर आपको सक्सेस मिलती है, जो नेम फेम मिलता है, वो टेम्परेरी होता है, वो कुछ सालों का होगा, कुछ महीनों का होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आप उठा के देख लीजिए, आज जो इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं एक एक दोनों महीने के लिए फेमस होते हैं, फिर कहाँ गायब पता नहीं चलता। रानू मंडल की बात कर लो, तो वो भी राहु का फेम माना जाएगा। कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में राहु की अंतर्दशा रही होगी कुछ साल की, 1 साल की, 1.5 साल की, उसने दे के चला गया। ये नहीं कहूंगा कि उपाय से, मैं उपाय की बाद में बात करूंगा,
हम तो राहु की बात कर रहे हैं कि राहु की इतनी बात की जाती है, पर राहु जब आपको सक्सेस देता है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो अमिताभ बच्चन? वो तो शनि वाले हैं। अच्छा। मैं राहु की, क्योंकि वो आज तक है, वो हाँ। महानायक, वो आज तक है, इसलिए शनि आप देख के बता दोगे। राहु की सक्सेस फरदीन खान, बहुत सारे सितारे हैं, मैं नाम शायद मैं गलत बोल दूं इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइएगा, जो कुछ एक दो फिल्मों के लिए आए वो गायब हो गए। तो मैं यही कह रहा था कि राहु अगर आपको बहुत सक्सेस दे भी देगा मगर सेटिस्फेक्शन देगा, उस सक्सेस से आपको मजा नहीं आएगा। आपका मर्सिडीज होगी, मजा नहीं आ रहा, इससे अच्छी लूंगा, वो भी ले ली तो मजा नहीं आ रहा। आपके पास मान लो 2 BHK में ले रहा हो, आपको बड़ा विला ले लिया, लग्जरी घर ले लिया, मगर वो एक, वो कहते हैं ना, सुकून नहीं मिलता। राहु आपको सुकून नहीं देगा, आपको एंडलेस डिजायर देगा। तो किस काम की वो खुशी? आप जैसा मान लो किसी पॉलिटिशियन का राहु है और उसने उसको सक्सेस दे दी, और लंबी भी दे दी, चलो कुछ 10 साल दे दी, 15 साल, मगर वो और पावर चाहेगा। वो पहले तो सिर्फ MLA बनना चाहेगा, फिर MP बनना चाहेगा, फिर वो केंद्र में मिनिस्टर बनना चाहेगा, फिर CM PM, आज उसकी भूख खत्म नहीं होती। पर पॉलिटिशियंस के हो या एक्टर्स हो, इनके केस में नेम के साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी जुड़ती है। कंट्रोवर्सीज भी वही होती है। राहु आपको देखो, जहां भी अभी राहु आपकी कुंडली में होगा उससे रिलेटेड आपको दुख भी देगा और सुख भी देगा, दोनों चलेंगे। अगर कोई सेलिब्रिटी, मैं नाम नहीं लूंगा, अगेन गलत बात होती है, वो सक्सेस देगा तो साथ में कोई ऐसी बीमारी देगा जिसकी आप आखिरी तक आपको भुगतना पड़ेगा। एक चीज जो मैंने एनालिसिस की है वो ये है कि जो फिल्म स्टार है या जिनका बहुत फेमस होते हैं, तो सबसे पहले जो उनकी लाइफ में बुरा इफेक्ट पड़ता है वो उनकी रिलेशनशिप पे पड़ता है, पार्टनर पे पड़ता है, इस मैरिड लाइफ में पड़ता है। इसका क्या रिलेशन है फेम का और मैरिड लाइफ का? देखिए, वो एक प्रैक्टिकली रीजन तो है कि फेम आ गई, आदमी का एटीट्यूड बिगड़ जाता है, ठीक है, वो हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में फेम का कारक होता है, 7वां घर को देखा जाता है, 7वां घर ही होता है मैरिज का, पार्टनरशिप का कारक भी होता है। जब फेम मिलती है, मतलब कि 7वां हाउस एक्टिव होता है, तो उसके नेगेटिव फल भी देगा और उसके पॉजिटिव फल भी देगा। जब आदमी का 7th हाउस एक्टिव हुआ, फेम मिली, तो कहीं ना कहीं उसकी मैरिज लाइफ में या पार्टनरशिप लाइफ में भी उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो वही एक कारक होता है उसका। क्योंकि फिल्म स्टार हो गए, पॉलिटिशियन हो, ये तो एक से जहां ज्यादा फेम शादी है, करते हैं। जहां फेम है वहां उसका साइड इफेक्ट, मतलब कि मैरिड, जैसे कि कुछ एक्टर हैं जिन्होंने अभी तक मैरिड में लॉयल रहे हैं, कई हैं, ऐसा एक नहीं है कि हम नेगेटिव में पॉजिटिव भी देखें, तो उनका 7th हाउस के साथ साथ उन्होंने अपने लग्न को भी मजबूत कर रखा है। उसके जो ये जो होते हैं ना, ठिकाना रहता है, उसको पता है ग्राउंडिंग कहाँ है, वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं हमेशा। हम SRK की बात कर लें, अमिताभ की बात कर लें, अमिताभ जी कितने हम्बल हैं, रजनीकांत जी को देख लो। तो इनका लग्न क्या है? इनके लग्न देखो, कुंडली की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कुंडली उनकी सही समय सिर्फ नेट पे अवेलेबल, वो कितना सही है वो हमको भी नहीं पता। फिर भी मैं बात करूंगा, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस। अगर आपका फर्स्ट हाउस मजबूत है तो आप अपनी लाइफ में कितने भी बड़े चैलेंजेस आएंगे उससे आप निकल के आ जाएंगे। तो एक आम आदमी अगर आपका वीडियो देख रहा है तो वो अपना लग्न कैसे मजबूत कर सकता है? देखिए, लग्न तो अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी भी कुंडली पत्रिका फ्री सॉफ्टवेयर में कुंडली खोलिए और आप देखिए आपका क्या लग्न है। अगर आपका मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है, मतलब मंगल के से लग्न से आप प्रभावित हैं। तो जैसे कि मेरा कर्क लग्न है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इमोशनल कर्क लग्न जो होता है वो होता है चंद्रमा से प्रभावित होता है। चंद्रमा चंचल है, चंचल मन होता है ऐसे लोगों का। अगर चंद्रमा, देखिए अब डिपेंड करता है चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है नहीं है, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा, वो अलग बात है, उसको हम नहीं करेंगे। मगर हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, चंचल मन होता है तो इनको लोगों को शिव जी की आराधना करना चाहिए, चांदी पहन सकते हैं अगर नेगेटिव है तो, नहीं तो अच्छा होगा। तो आप डिसीजन लेने में आप बिल्कुल नहीं सोचते होंगे। तो देखिए, अगर आपको लग्न आपके क्या है पहले वो पता करना पड़ेगा, आप कौन सा लग्न है और कौन सा लग्न का मालिक है। अगर हम बात करते हैं, आप किसी भी फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली ओपन करिएगा और देखिएगा वहां पे पहले नंबर पे कौन सा हाउस लिखा है, 1 नंबर लिखा होगा या 8 नंबर लिखा होगा, तो मतलब कि आपका जो लग्न का मालिक है वो मंगल है। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा बार बार, अगर मंगल आपका कहीं भी गलत बैठा होगा तो उसको सही करने का उपाय है एक्सरसाइज, वर्कआउट करें और आपके मंगल को अच्छा करें। हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, या मंगल या शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। और लाइफ में आलस्य ना लेकर आए, क्योंकि पंचुअलिटी का कारक है मंगल, हाई एनर्जी का कारक है मंगल। जब आप स्लो हो गए हैं, जहां आप आलस आ गया, आपका मंगल कहीं ना कहीं खराब हो गया। अगर आपका 2 नंबर लिखा है, मतलब कि आप, वो 2 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है, तो शुक्र से
उनका मालिक है वीनस। तो ऐसे लोगों को अपने आप की केयरिंग करना चाहिए, अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, जैसे सेलिब्रिटीज करते हैं। अच्छे पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अपने आप से प्यार करो और अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दो कि यू आर स्पेशल। किसी भी परिस्थिति में अभी हो मगर तुम यहाँ से निकल जाओगे। शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं और अपने आप से प्यार करो, शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर 3 और 6 नंबर लिखा है तो बुध आपके मालिक हो गए। तो बुध होता है कम्युनिकेशन का कारक, वाणी का कारक होता है। ऐसे लोग या तो बहुत ज्यादा बोलते होंगे या तो उनको बोलते बोलते अटक जाना या बोलने के समय कुछ और बोल देना, जैसे कि हमारे रोहित शर्मा जी हो गए, भूल जाते हैं अरे वो क्या। तो ये कहूंगा कि उनका बुध खराब है, ये नहीं कहूंगा। बुध के ये लक्षण है, अच्छे बुरे वो बात की बात। तो अपने बुध अच्छा करना है तो नेचर के करीब जाइए, पशु पक्षी से प्यार करिए, पौधे लगाइए या पक्षियों को दाना डालिए, गाय को खाना खिला सकते हैं। गणेश जी की आराधना करना चाहिए, गणेश जी इनके मालिक होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 4 नंबर होता है चंद्रमा। चंद्रमा है तो आदमी इमोशनली, अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो इमोशनली फ्लक्चुएशन आएगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। चंद्रमा पूर्णिमा पे अच्छा रहता है तो आप भी खुश होंगे, अमावस्या पे आप जाओगे तो बहुत निराश और बहुत नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, किसी से मन ही नहीं लगा, हर छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट होना शुरू हो जाएगी। तो ये चंद्रमा का नेगेटिव होने का कारक है। ऐसे में आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए, माँ की सेवा करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में आपको समय बिताना चाहिए। एक जनरल रेमेडी है जो सब कर सकते हैं। चंद्रमा अच्छा है बुरा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वही रेमेडीज दूंगा जो आदमी नेट पे देखने के बाद उसको करे तो उसका नेगेटिव असर तो कम से कम ना हो। अब हम बात करेंगे 5 नंबर अगर वहां लिखा है तो वो है लियो। ये ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। ये राजा जैसा नेचर होता है, सुनते किसी की नहीं है, अपनी चलाना, अपनी बात करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी से भी लड़ लेंगे। जॉब में सबसे ज्यादा ऐसे लोगों का, अगर सूर्य खराब है कहीं, सन खराब है तो जॉब छोड़ के आ जाएंगे कभी भी, ये ले तेरी जॉब मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, उनको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। रिंग फिंगर में गोल्ड पहन सकते हैं। अगर आप बात करते हो 9 नंबर और 12 नंबर अगर लिखा है तो गुरु से लगन उनका मालिक है। ऐसे लोग, अगर गुरु बहुत अच्छा प्लेसमेंट है तो ये कम उम्र से ही विद्वान होने लगते हैं, इनको एजुकेशन अच्छा होता है, ये पढ़ने के शौकीन होते हैं, बुक्स रीडिंग का इनका शौक होता है। अगर गुरु खराब होगा तो ये पढ़ाई लिखाई से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, मोटापा दे देगा गुरु उनको, क्योंकि गुरु एक भारी प्लेनेट है, आपको मोटापा देगा, आपका लीवर खराब कर सकता है, पेनक्रियास खराब कर देगा आपका। तो ऐसे लोगों को अगर गुरु अच्छा है तो अब यहाँ इंडेक्स फिंगर में कुछ नहीं, सिर्फ गोल्ड पहने, मैं रत्नों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, चेन पहन सकते हैं, गोल्ड पहन सकते हैं, येलो कलर पहन सकते हैं। खराब है अगर आपको लग रहा है पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, खराब है किसी बच्चे का, तो एजुकेशन, स्टेशनरी या इन चीजों को डोनेट कर सकते हैं गरीब बच्चों को, ये किसी की हेल्प कर सकते हैं। या श्री हरि विष्णु को भोग लगा दीजिए गुरु येलो कलर का गुरुवार के दिन। अगर आपका 11 नंबर और 10 नंबर अगर आपके लग्न में लिखा है तो आप शनि के मालिक, शनि आपके मालिक हो गए। अगर यहाँ पे आपने आलस दिखाया तो शनिदेव खराब हो जाएंगे। तो मैं एक चीज जो कहना भूल गया था शनि की 7.5 के लिए, अगर आपने शनि की 7.5 चल रही और अगर आपका शनि बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, एल्कोहल या किसी भी प्रकार का आपने एडिक्शन पा लिया, तो आपके जीवन में आप वो चीज देखोगे वर्स्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट किसे कहते हैं, वो आपने एक्सपीरियंस करेंगे। तो इथिकली राइट रहें। शनि अगर आपका लग्न लॉर्ड है, डिसिप्लिन में रहें। जिनका शनि अच्छा होता है वो खुद आप देखोगे, या आपके पिताजी, आपका भाई डिसिप्लिन में रहता है, तो वो काम वो रोज उसी समय करेगा, जैसे शूज पे पॉलिश वो प्रॉपर करेगा, प्रेस करे, कपड़े पहनेगा ही पहनेगा, बाल को एक ही स्टाइल में करेगा, उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। सर आप जो चीजें बता रहे हैं ये तो हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारे पेरेंट्स भी समझाते आए हैं, बहुत सालों से, सदियों से यही बातें चली आ रही है जो आपने बताई है कि सूर्य को जल चढ़ाइए, तो मैं कह रहा हूं, माता पिता की सेवा कीजिए, सेवा भाव रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो फिर एस्ट्रोलॉजी के वो चमत्कारी उपाय कहाँ? यही है वो उपाय। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों को आपने कुछ मत ज्यादा करो, उनको बेसिक उनके अकॉर्डिंग आपने काम करने लगे, वो आपके 9 ग्रह सही हो गए। सिर्फ इतना करने से जो हम ये बेसिक है, सिर्फ इतना कर लो। मगर जिसका ग्रह खराब होता है, जिसका शनि खराब होगा, वो आलस से बेड से उठ के नीचे तो आ जाए, प्रोकास्टिनेट करते हैं, हम नहीं उठ पाते कंफर्ट जोन से, वही नहीं तो मैं कह रहा हूं। एक्सरसाइज। जिनका मंगल खराब होगा वो जिम के बाहर से निकल जाएगा, आएगा नहीं कभी। जिनका चंद्रमा खराब होगा रोता रहेगा, नेगेटिव थॉट। आपको कहना आसान है कि ये बस ये उपाय भी नहीं कर पाते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं, हम उनको उपाय देते हैं, वो नहीं करते हैं, फिर आते हैं 1 महीने बाद,
ये गुरुजी कुछ हुआ तो नहीं, मतलब होगा कैसे, कोई चमत्कार नहीं होगा। ये जो 9 ग्रह आपके प्लेसमेंट लेके आप आए हो, इनको सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा पीपल के पेड़ के नीचे जल भी मत चढ़ाओ, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक मत लगाओ, सिर्फ इतना उपाय कर लो। तो जैसा आपने चंद्रमा के लिए बताया, वहां मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। हमने एक फर्स्ट पॉडकास्ट किया था, हमारा एपिसोड था साइकेट्रिस्ट के साथ। तो ये जो आप कह रहे हैं इमोशनली बहुत वीक हो जाता है इंसान, डिप्रेशन में चला जाता है, तो देखिए हमें साइकेट्रिस्ट के पास तो जाना चाहिए ऐसी कंडीशन में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इसमें हमें कैसे हेल्प कर सकती है? देखिए क्या होता है और कि क्या सिम्टम है, मतलब आपको दिख जाता है कि ये आदमी मानसिक रूप से परेशान होने वाला है? जैसा आपने कहा कि भुगतना तो पड़ेगा लेकिन उसे हम कम कर सकते हैं, तो कैसे? बताते, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा के साथ शनिदेव होंगे क्लोज कॉम्बिनेशन में, चंद्रमा के साथ राहु होगा, चंद्रमा के साथ केतु होंगे, तो ऐसे लोगों के थॉट्स में नेगेटिविटी बहुत आएगी, फ्लक्चुएशन आएगा, मतलब उनके कंट्रोल नहीं होता उनके थॉट्स में, कुछ भी सोचने लगेंगे। राहु के साथ है तो वो यहाँ बैठे बैठे पता नहीं दुनिया की कौन सी जगह पर पहुंच जाए, उनको पता नहीं चलता। बाती बातों में ताजमहल खड़ा कर लेंगे और वो 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। मतलब नॉर्मल जीवन के लिए सही नहीं होता है, चंद्रमा का बैलेंस होना ही सही है। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए शनि के साथ तो डिप्रेशन का योग देगा ही देगा। छोटी छोटी चीजें, अगर गाड़ी का पंचर भी हो गया उनके लिए ऐसा लगेगा कि कोई विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए माँ की सेवा करें, रोज उनके चरण स्पर्श करें, शिव जी को जल चढ़ाएं और एक घी का दीपक लगा के वहां 2 मिनट कुछ मत बोलो, मन में कुछ मत बोलो, सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लो, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और अगर देखिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, चंद्रमा से पीड़ित हैं और आपको लग रहा है जीवन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, चंद्रमा के साथ शनि है, तो आप ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाना शुरू कर दो। अच्छा, ट्रेवलिंग से रिलेटेड काम करना शुरू कर दो, टूरिस्ट गाइड बन जाओ, ट्रेवलिंग एजेंसी खोल लो। जैसा आपने कहा कि मून कमजोर होता है तो इंसान मेंटली इमोशनली बहुत वीक हो जाता है। उसके साथ साथ बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप कैसे किसी कुंडली को देख के कह सकते हैं कि इस इंसान में डिप्रेशन के योग हैं या ये मानसिक रूप से कमजोर है, और आप उसे क्या उपाय देते हैं? जिससे आपने इतने नॉर्मल से उपाय दिए कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। नहीं, ये नॉर्मल उपाय है नॉर्मल आदमी के लिए। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि बैठेगा, डिप्रेशन योग बनाता है, आप छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा दिमाग में बना लेते हैं, पंचर भी आपके लिए बड़ा होगा, कुकर में दाल का पकना भी आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इनके लिए हम अलग उपाय देते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये जनरल रेमेडीज हम ऑनलाइन दे रहे हैं, जो आदमी अगर करने से उसको नुकसान नहीं नहीं, होगा। पर ये एंजाइटी डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया, छोटी छोटी बात को लेके बहुत एंशियस हो गया इंसान, तो इसके लिए हमें क्या करना बता चाहिए? दो, अगर आपके साथ चंद्रमा के साथ शनि है, चंद्रमा के साथ राहु है, तो इनको ऐसे लोगों को ट्रेवलिंग का काम करना चाहिए या फूड से रिलेटेड काम करना चाहिए। तो आप फूड से रिलेटेड काम करना चाहिए, और या तो फिर आपको ट्रेवलिंग का काम करना चाहिए। ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाइए, देश विदेश घूमें, डिप्रेशन तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आप उल्टा अर्निंग करने लगेंगे। आप ट्रेवलिंग एजेंसी खोल सकते हैं, टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, ये काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फूड से रिलेटेड आप फूड ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए, या फूड बना के आप सेल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टू सर, जो महिलाएं हैं उनको डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फूड का। अब यही बात है, तो जिन महिलाओं को खाना बना के खिलाना और खाना बनाना पसंद होगा, उनका चंद्रमा तो अच्छा ही है। जिन महिलाओं को यही काम बोझ लगता है, भले ही पति के लिए खिला रहे हैं या पति बच्चों के लिए खिला रहे हैं, उनको अगर बोझ लगता है मैं कहाँ क्या कर रही हूं, मैं किस लिए बनी हूं, तो उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। या तो राहु से देख रहा होगा, या केतु उसको देख रहा होगा, या शनि उसको देख रहा होगा। 100% ये आप अपनी कुंडली में आजमा लीजिएगा, या आपका अमावस्या के दिन का जन्म होगा। तो अगर ऐसा भी है तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए आप ट्रेवलिंग करने लगे। जो भी आपको एक अगर 2 मिनट की भी शांति दे रहा है वो काम करने लगोगे, तो उससे अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। और ये जो हमने रिलेशनशिप की बात की थी सर, तो आजकल क्योंकि महिलाएं बहुत वोकल हो गई, अपने अधिकार जानती हैं आज, तो डाइवोर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत आ गई, क्या आपके पास भी ऐसे आते हैं लोग? हाँ, बहुत तो कुंडली इसका आती हैं। कारण क्या है और उपाय क्या है? देखिए क्या होता है कि सभी अब वोकल हो गई, जैसा आपने कहा महिलाएं वोकल हो गई हैं, उनको भी बराबरी से कदम मिला के चलना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 7वां हाउस को भी एक्टिव करा है, अपने 10वें हाउस को भी एक्टिव किया है, 5th हाउस को भी एक्टिव किया है, पढ़ भी रही हैं। ये नहीं कहूँगा गलत है, कदापि इस चीज को ना समझना कि ये गलत चीज है, मगर जब हाउस एक्टिव होते हैं तो उसके नेगेटिव साइड भी दिखती है ना। क्या होता है,
कितना अच्छा प्लेनेट जहां बैठा होगा, कितना अच्छा बैठा, मगर उसकी अच्छी चीज और बुरी चीज दोनों वो साथ में रहता है। और दूसरी चीज, अगर कुंडली में देखिए, अभी कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है, वो वेरी करता है। अगर किसी कुंडली में राहु और गुरु की होती है, जैसे हम कहते हैं गुरु चंडाल योग, तो ऐसी महिलाओं को अपने पति को एज ए फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए और अपनी हर चीज उनके साथ शेयर ना करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स की बातें, अपने मायके की बातें या अपने ऑफिस में क्या हुआ वो नहीं, क्योंकि उनके पति उनकी बातों को ध्यान नहीं देंगे। जब वो ध्यान नहीं देंगे तो महिलाओं के मन में आता है कि ये तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ना हमसे प्यार करते हैं। तो उनको एज ए फ्रेंड ट्रीट करेंगे तो उनके रिलेशनशिप भी अच्छे चलेंगे और वो अपने रिलेशनशिप को लंबा कर सकते हैं। ऐसी महिलाएं जरूर टीचिंग या बैंकिंग से जुड़ी होती हैं खासकर, क्योंकि गुरु और राहु जब आपस में कंजक्शन बनाते हैं तो ऐसे लोग को डिटेल में पढ़ना अच्छा लगता है, लेयर बाय लेयर्स पढ़ेंगी, डीप में जाके किसी टॉपिक को पढ़ती हैं और उसी को एक्सप्लेन करना उनको बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपका शनि 7वें में, तब भी मैं यही कहूंगा कि आप अपने हस्बैंड को या पार्टनर्स को एज ए फ्रेंड ट्रीट करें, उनसे उम्मीदें मत रखें। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जब आप उनसे करोगे तो जब वो उन पर एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरते हैं तो फिर आपको उनसे प्रॉब्लम होने लगती है और वो कारण बनते हैं तलाक के। तो आजकल तो वैसे बहुत चेंज आ गया है सोसाइटी में, लेकिन फिर भी जो पुराने टाइम से चला आ रहा था आज भी थोड़ा सा है कि इन लॉज, जैसा अभी आपने कहा कि अपनी मायके की बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, तो इन लॉज का जो रवैया है डॉटर इन लॉ को लेकर। अष्टम हाउस इसका कारक होता है, इन लॉज का हाउस होता है अष्टम हाउस। अब ये रेमेडी सब पे काम करे जरूरी नहीं है, मगर ये बेस्ट रेमेडी जो मैंने देखा है, अष्टम हाउस होता है मैन्युफैक्चरिंग का कारक, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस का कारक होता है, और जमीन से निचले हिस्सा जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं उसका कारक होता है। तो इससे रिलेटेड काम करना चाहिए, या दूसरों की सेवा, अष्टम हाउस होता है सेवा से भी एक घर आगे, किसी के लिए समर्पण दिखाना, उसे भी अष्टम हाउस कहते हैं। पर पुरुषों का अक्सर इन लॉज के साथ अच्छा रिलेशन होता है, तो वो महिलाओं पे लागू क्यों नहीं होता अष्टम हाउस की जो थ्योरी आप दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता हो, हाँ, मगर ये कि उतना एक्सपेक्ट, देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है उम्मीद जगाना, किसी से एक्सपेक्टेशन ना, वो मुझे ये देगी या नहीं देंगी। मैं ये कह सकता हूँ कि हर मर्द में, लड़कों में वो एक्सपेक्टेशन उनके ससुराल वालों की तरफ से उतनी नहीं होती है जितनी महिलाओं को होती है, क्योंकि वो महिलाएं वहां पे समय ज्यादा, मतलब कि उनके घर में आती है, इस वजह से भी होता है। दूसरा चीज, अगर आप भी अपने ससुराल वालों से परेशान है तो एक छोटी सी रेमेडीज करके देख सकते हैं, जो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है, नहीं भी है तो किसी भी एक मॉडलिटी में इंटरेस्ट होगा, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या टेरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बुक मंगाइए और रोज एक पेज पढ़िए, या नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारी भगवत गीता को पढ़ना, एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दीजिए और आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। आपके ससुराल से रिश्ते, मैंने अपनी लाइफ में 90% ऐसे लोगों में देखा है कि चेंजेस आए। तो जैसे आपने ससुराल पक्ष की बात की, उपायों की बात की, तो मैंने कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को कहते सुना है कि गर्लफ्रेंड बन जाएगी या बॉयफ्रेंड बन जाएगा या रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा कुछ उपायों से। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगी मैं आपसे, लेकिन हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप कैसे अच्छी हो, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो जैसा रचना जी ने कहा कि आजकल बहुत प्रॉब्लम आने लगी है एक मैरिड लाइफ में, पति पत्नी के रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम आ गई है। सबसे बेसिक उपाय दूंगा जो हमारे माँ बाप हमको सिखाते आए हैं, मगर हम भूल जाते हैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में। शुक्र होता है पत्नी का कारक, और गुरु जो होते हैं वो होते हैं महिलाओं में पति का कारक। शुक्र है, महिला है, महिलाओं की इज्जत करो, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करो, है ना। आप हर शुक्रवार कुछ ना कुछ उसका पसंदीदा, चाहे वो 1 रुपए की टॉफी हो सकती है या डायमंड सेट हो सकता है, वो आपकी वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितना खुश कर सकते हैं। अगर आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे, हर फ्राइडे के दिन ये लाके देंगे और अपनी वाइफ को पैम्पर करेंगे, तो देखिएगा रिलेशनशिप तो खराब होनी ही नहीं है। अगर आप महिला हैं, अगर आप अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देंगे, मतलब कि गुरु होता है हस्बैंड का कारक महिलाओं में, और प्लस बड़ों को रिस्पेक्ट देना भी हमको सिखाता है गुरु। जब गुरु खराब होने लगता है, जब आप किसी बुजुर्ग या संत को आप अनादर करते हैं, तो यहाँ आपके हस्बैंड भी आपसे उम्र में लाजमी है कि बड़े होंगे, तो उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पारदर्शिता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे आपने ये सब चीजें लाए, आपका गुरु खराब होता है और वहीं आपके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। और वहीं के साथ साथ जब गुरु और शुक्र आपकी जिंदगी में खराब होता है, तो वहीं से आपकी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी कम होना शुरू हो जाती है।
दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लाइफ में अक्सर हर दूसरा इंसान पूछता है। उसमें से पहला है नौकरी को लेकर, क्योंकि अक्सर देखा है युवा परेशान रहते हैं, तो नौकरी न लगने का कारण क्या है एस्ट्रोलॉजी में, और उसमें कोई ऐसा उपाय है जो किया जा सके? आप अगर आपकी कुंडली में योग है बिजनेस करने का और आप जॉब 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 ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसे फुलफिल होगी? अगर लग भी गई किसी वजह से तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे उसको। कहीं ना कहीं आपका अगर मंगल प्रधान है या सूर्य आपका प्रधान है, छठे का उसका मालिक है, छठे में उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो आप जॉब कर नहीं पाओगे, आप बॉस की सुन नहीं पाओगे, आए दिन जॉब छोड़ के आ जाते हो। तो आपको देखिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा लेना चाहिए कि आप में किस फील्ड में जॉब करना चाहिए, जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिले और ग्रोथ भी अच्छी हो। अगर आपका देखिए छठा हाउस जो होता है वो नौकरी का कारक होता है, सातवां हाउस होता है बिजनेस का कारक होता है। अब सातवें घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो उससे रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो सक्सेस भी होगा। अगर आप उससे रिलेटेड बिजनेस ना कर रहे हैं और दूसरा बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम तो आएगी। यही हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझ सकते हैं। हमको थैंक यू कहना चाहिए ऋषि मुनियों का, जिन्होंने इतनी रिसर्च करने के बाद को इस एस्ट्रोलॉजी को हमारी लाइफ में क्या है, और हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं जो मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि 90% लोगों पे ये काम करती है और उसका हल भी है, लोगों में पाया है। बाकी 10% देखिए कई होता है कि कई बार जिस एस्ट्रोलॉजर के पास गए और हो सकता है उसके द्वारा आपके भला होना लिखा ही नहीं था, ऐसा भी होता है। तो कई बार आप अगर आपका एक बार उनकी प्रेडिक्शन सही निकल गई और आपको दूसरी बार लगता है नहीं हो रही, तो उनके पास देखो क्या होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर, मैंने कहूँ कि सभी एस्ट्रोलॉजर का एक माइंडसेट होता है, इंट्यूशन होता है, जो भी उन्होंने सीखा होता है जरूरी नहीं कि उस कुंडली में उस दिन उसको याद आ जाए। कई बार होता है वो मिस हो जाती हैं वो चीजें। अगर उसी कुंडली को दूसरे या तीसरे दिन वही एस्ट्रोलॉजर देखेगा अलग एंगल से, तो उनको कुछ अलग चीज दिखेगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं और उनकी प्रोडिक्शन आपको सही लगी, एक बार सही लगी, दूसरी बार नहीं काम हो रहा है, उनके 2 बार जाइए, 3 बार जाइए और उनके पीछे पड़े रहिए, कहीं ना कहीं आपको उनसे लाभ होगा। बट ये हम अपनी नई जनरेशन को कैसे समझाएंगे, क्योंकि इतने सालों से पीपल से विवाह, भैंस से विवाह या पूजा इतनी सारी कराई जाती है, सिर्फ यही रेमेडीज दी जा रही है। और अगर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी की बात है तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा, पसंद की लड़की से शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका मंगल भारी, ये सब क्या? तो ये जनरेशन को फिर एक होता है ना इरिटेशन होने लगती है कि ये सब बकवास है। इतनी प्यारी साइंस को, विज्ञान को, विद्या को वो यूजलेस समझने लगे, क्योंकि आजकल इतने छोटे छोटे उपाय दिए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातों से डराया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस चीज में तो मैं मानता हूं कि हमारे यूथ को भटकाया गया है। कुछ एस्ट्रोलॉजरों ने या कुछ एस्ट्रोलॉजरों के संस्थानों ने इसको मिसयूज किया है, इस संस्था को अपने पैसे कमाने के लिए, बिजनेस कमाने के लिए। अभी भी बहुत सारी ऐप चलती हैं, वो एडवर्टाइजमेंट ये करती है कि आपका प्यार कब वापिस लौटेगा। हाँ। हो या वो आप क्या एस्ट्रोलॉजी, चलो माना ये चीज भी हम देख सकते हैं, मगर क्या छोटी छोटी चीजों के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज होना चाहिए? ये तो बहुत शर्म की बात है। मैं ये भी कहूंगा, दूसरी चीज होता है कि लाइफ में बड़े 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 डिसीजन के लिए हमको इस मॉडलिटी का यूज करना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि देखिए फिर भी हम ये भी देख रहे हैं साथ में कि इतने सारे इंस्टाग्राम पे नए नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं और उनकी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह सकते। और देखिए सभी चीज के कॉइन, अगर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं तो वो यही पहलू है। सोशल मीडिया पे पिछले साल बहुत चला था कि 2024 शनि का साल होने वाला है, बहुत डर रहे थे लोग। तो अब ये साल तो जाने वाला है और गुरुजी ने बता भी दिया है कि शनि देव से डरने की जरूरत नहीं होती, हमारे कर्मों को अच्छा करने की जरूरत होती है। तो अब ये 2025 किसका साल होने वाला है? 2025 होने वाला है मंगल का साल, मंगल का। तो वहां पूरे साल हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और डरना है या नहीं डरना है? तो किसी या राशि के अनुसार आप बता सकते हैं कि किस राशि को कैसा उपाय करना चाहिए? बिल्कुल बता सकते हैं, मगर यहाँ पे ओवरव्यू दे सकते हैं डिटेल में। हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ और करियर कैसा होगा, इन सब चीजों को कोशिश करेंगे टच करने का, क्योंकि अदरवाइज ये पॉडकास्ट 4 घंटे का भी बन सकता है। अगर क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 महीने अलग अलग विश्लेषण होता है और हर 12 राशियों की बात करेंगे तो एक बड़ा, मगर फिर भी हम एक छोटे छोटे टॉपिक को टच करते हुए निकल जाते हैं। रही बात 2025 की, तो ये मंगल का साल होने वाला है। और जैसा ये 2024 जैसा लोगों ने शुरू में डराया गया है, शनि का साल है, शनि का साल है, शनि आपको ये करेगा वो करेगा। शनि आपसे काम ही तो कराते हैं, क्या कराते हो? जो किस्मत वाले हैं जिनके पास काम है। अगर आपको लग रहा है कि ये 24 घंटे कम पड़ रहे हैं आपके लिए, तो आप किस्मत वाले हो।
उन लोगों से पूछो जो घर में बैठे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, चलो ठीक है, ये साल निकल जाएगा, मगर काम तो है, अर्निंग तो है। अब कई ऐसे युवा हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें अब मंगल आएगा, 2025 आएगा, अवश्य उन लोगों को भी जॉब मिलेगी, अगर वो लोग पंचुअल रहे और एनर्जी को सही तरीके से यूज किया तो 2025 उनका साल है। अब हम राशियों के हिसाब से बात कर लेते हैं। 2025 सभी राशियों के लिए कैसा जाएगा, हम एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। मैं शुरुआत करूंगा मीन राशि से, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं और लोग मीन राशि वालों की बहुत शिकायत होती है, गुरु जी हमारा सबसे आखिरी में आता है तो हमारा पहले होता है, करो तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि मीन राशियों का शुरू में करूँ। और मीन राशियों के लिए जो आने वाला समय है, शनि के 7.5 पीक पे आएगी। शनि देव का उनकी राशि में गोचर होगा, और वहीं साथ में 13 मई को गुरु का गोचर वृषभ राशि से मिथुन राशि में हो जाएगा, और 18 मई को राहु केतु का भी गोचर बदल जाएगा, और राहु केतु भी अपना स्थान बदल के केतु जो सिंह राशि में गोचर करेंगे, राहु जो होंगे वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो इन सब का इम्पैक्ट 2025 में आप सभी पे आने वाला है। ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया कि बार बार इन सबको बताना नहीं पड़ेगा। तो मीन राशि के लिए शनि के 7.5 पीक पे शुरू होगी। तो मीन राशि वालों तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी मान लो, आपकी छोटी बड़ी यात्राएं शुरू होने वाली हैं। अगर जो लोग विदेश जाने का सोच रहे थे, राहु का गोचर होने के बाद अगर आपकी कुंडली में योग है तो गोचर आप विदेश जरूर निकल जाएंगे। छोटी छोटी यात्राएं बहुत सारी होंगी, हो सकता है वो यात्राएं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल ना हो, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, निराशा मिले, मगर उससे निराश मत होइएगा। कहीं ना कहीं आपके कर्मा है जो आपको करने ही करने हैं। और मीन राशि वालों की हेल्थ में गैस पेट की समस्याएं बनी रहेंगी इस साल भी। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई तो अगर आपकी कुंडली में योग बनना होगा तो इस साल आपको अवश्य शादी का योग बन रहा है। अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि में शनि की 7.5 ढलान की तरफ आएगी, हम ये कह सकते हैं, और राहु आपकी कुंडली के लग्न में जाएंगे। बच्चे होने की योग हैं। अगर बहुत सारे ख्वाब, आपने आइडियाज जो नहीं आ रहे थे नए नए बिजनेस को लेके, बिजनेस को नए आइडिया आएंगे, मगर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होगा, क्योंकि 7.5 अवश्य खत्म होने वाली है, लास्ट फेज शुरू होगा मगर खत्म नहीं हुई है। तो अलर्ट रहेंगे तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। राहु आपके लग्न में आएंगे और यहाँ पे राहु आपको अच्छा फल देंगे। 7वें का केतु जब आता है गोचर में तो कहीं ना कहीं आपको अपने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि पैसा कमाने के लिए आपको अपनी फैमिली से, वाइफ से दूर होना पड़े या अपनी फैमिली से दूर होना पड़े। अगर हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए 7.5 खत्म हो जाए। जो आपने पिछले 7 साल में जो बहुत ज्यादा काम किया उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा आपको। पैसा बहुत सारा आएगा क्योंकि राहु का गोचर भी आपके फेवरेबल है, 6ठे में गुरु है, तो ऐसे लोगों को जॉब में भी प्रमोशन मिलेगा, पैसा भी आएगा। दूसरे और 6ठे का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ ही करेंगे। बस अपने पेट का ध्यान रखें और पेनक्रियाज का ध्यान करें। अगर जरा भी आपको लगता है तो इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, की बातों को इंपॉर्टेंस दें, इग्नोर ना करें उनको। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। गुरु का गोचर भी आपके लग्न को देखेगा तो बहुत अच्छी बात है, और 7-10वें का शनि आपको कर्मों में बहुत अच्छा लेकर आएगा। बस ये चीज है कि ये जो समय आपका 1 साल का आने वाला है, इसको यूटिलाइज करें, इसको व्यर्थ में ना जाने दें, अलर्ट रहें, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको गेन करें, और बस एक चीज रखें कि आलस ना आने दें। जब शनि 10वें से देखेगा तो वहां थोड़ा बहुत आलस आ सकता है। पारिवारिक जीवन में, मतलब मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी अदरवाइज आपकी कुंडली में पैसा है कि बहुत सारे योग हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि का में राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, वहीं शनि का गोचर 5th में होगा तो भी बहुत अच्छा नहीं, मगर आपको यहाँ चिंता की बात नहीं है। गुरुदेव का गोचर आपको बचा लेगा इन सब प्रॉब्लम से। वही कहते हैं जब 9th का गुरु मिल जाए तो जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, यही बहुत है। तो 9th हाउस में गुरु का गोचर रहेगा तो जितने भी नेगेटिव चीजें हैं आपकी लाइफ में वो गुरु आपको आने से रोक लेंगे। फिर भी अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह अच्छा नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम आपके पास ज्यादा आ सकती है। तो माँ से दूरी हो सकती है, अपना घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा काम करने के लिए। बच्चे अगर आप चाह रहे हैं तो वेट करिएगा। शादी अगर आप इस साल प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा वेट करिएगा और गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि जब चौथे का राहु होता है तो हम जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहिए और अपने आने वाले समय में थोड़ा सा शांति से, सब्र से काम करें। अगर हम बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए शनि का गोचर अच्छा होगा। जॉब में प्रमोशन या नई जॉब के योग बनते हैं।
और लव लाइफ में भी आपको कोई ना कोई नया पार्टनर या बॉयफ्रेंड मिलने वाली होगी, तो ये खुश हो जाएंगे कुछ लोग। और वहीं ना वहीं आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए एक अच्छा समय आने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि इसको भी आप इग्नोर ना करें और ज्यादा यूज करें। मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि धन योग जो होता है वो सबकी कुंडली में होता है। कुछ 100 रुपए कमा के खुश होते हैं, कुछ 100 करोड़ कमा के खुश हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी क्या राशि है? तुला। तो मतलब आपके लिए तो अच्छा आने वाला है, तो आपका पॉडकास्ट चैनल बहुत चलेगा मतलब है। चलो अब आप बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। मगर इस समय शनि आपके 7वें घर में गोचर करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको एक बिजनेस के एक नए मौके देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, तो उसको यूटिलाइज करें। 6वें का राहु आपको अपने विरोधियों को हराने की हर ताकत देगा। मगर मैं ये कहूंगा कि विरोधियों को माफ करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। उनसे लड़के अपना समय बर्बाद ना करें, आगे बढ़ें, इग्नोर करें, आगे बढ़ें। आपका 6ठा हाउस हमेशा अच्छा रहेगा। और एक सेवा भाव रखिएगा, गरीब मजदूर लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे तो आपकी आय में डबल मुनाफा ही होगा। बस अपने पेट का ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में अष्टम हाउस में शनि का गोचर होगा, जो कि आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम, बीमारी दे सकता है। ऑकल्ट साइंस में भी आपको इंटरेस्ट जगा सकता है अगर आपकी कुंडली में वो योग होगा तो। हाँ, अगर आपके दोस्त आपको इस समय, इस 2025 में अगर आपने अभी तक ड्रिंक नहीं करी और आपको पहली बार ड्रिंक करा रहे हैं, तो प्लीज स्टे अवे ऐसे दोस्तों से, क्योंकि ऐसे में शनिदेव आपको दारू की या सूखे नशे की एडिक्शन दे सकता है। तो ऐसे लोगों को अलर्ट रहिए। पिछला साल 2024 सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं गया होगा, मगर 2025 ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कमर कस लीजिए, काम बहुत करना पड़ेगा, मगर उस काम के साथ साथ आपको फल भी मिलेगा, जो 2024 में बहुत से लोगों को नहीं मिला होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लोग जो होते हैं इमोशनली इनबैलेंस होते हैं, मगर जो समय है उनके लिए अच्छा आने वाला है। इस समय में अपनी माँ का ध्यान जरूर रखें, अपनी माँ के पास रहें। अगर ना रह सकते हैं तो रोज उनसे फोन पे बात करें और उनके आशीर्वाद रोज लेते रहिएगा। यहाँ गुरुदेव आपको बहुत अच्छा फल देने आपके 12वें घर में है। अगर किसी की कुंडली में विदेश जाने का योग है तो वो अवश्य इस साल 2025 में विदेश निकल जाएंगे मई के बाद। और जॉब में भी नए नए अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है। तो बस रेडी हो जाइए कर्क राशि वालों। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लग्न में गुरु का गोचर होगा। बड़े किस्मत वाले होती हैं ऐसे राशियां जिनके लग्न में गुरु का गोचर होता है, क्योंकि गुरु 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि आपके महत्वपूर्ण हाउस को डालता है, 5वें, 7वें, 9वें पे। तो ईश्वर की कृपा, देवी, आपकी कुल देवी, कुल देवता की कृपा आपको मिलेगी। आपकी शादियों के योग हो रहे हैं, नहीं हो अभी तक शादी नहीं हुई, ट्राई कर रहे हैं, तो इस बार अवश्य इस 2025 में आपकी शादियां हो जाएंगी। और बच्चे अगर जिसके नहीं हो रहे तो बच्चे हो जाएंगे। और बस मीठा नहीं खाइएगा, मीठा का दान करना है। खासकर येलो कलर की मिठाई को गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु या राम मंदिर में जरूर जाके डोनेट करिए। श्री कृष्ण में भी कर सकते हैं। तो आपका ये 2025 बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए भी ये साल अच्छा होगा। आपको फैमिली बिजनेस को और एक्सपांड कर सकते हैं। अगर पैतृक संपत्ति मिल सकती है आपको भी, और आपकी फैमिली को भी बढ़ा सकते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जॉब में अगर आप सर्च कर रहे हैं या प्रमोशन ढूंढ रहे हैं तो मई के बाद, मई, अप्रैल, मई, जून, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा प्रमोशन पाने की। अगर हम बात करें मेष राशि की, जो पहले आनी चाहिए थी मगर आखिरी में आई, क्योंकि आपने कहा था उस पे शायद शनि की 7.5 स्टार्ट होने वाली है। और तो थोड़ा सा कमर कस के कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। विदेश भी घूमना होगा, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। हो सकता है बहुत सारी यात्राएं ऐसी हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा फल ना मिले। आप किसी क्लाइंट से मिलने गए, वो क्लाइंट ने मिलने से मना ही कर दिया, बाहर वेट करके बाहर रह जाओगे। थोड़ा मेष राशि को समय ज्यादा दूंगा, क्योंकि 7.5 ही होगी, थोड़ी सहानुभूति उनको दिखानी पड़ेगी, नहीं तो वो कहेंगे गुरुजी हमें तो कुछ बताया ही नहीं। तो ऐसे लोग निराश ना हो। अगर क्लाइंट मीटिंग नहीं हो पाई है, किसी से मिलने गए थे नहीं मिल पाए, या रास्ते में ट्रेन गलत पकड़ ली, क्योंकि ऐसे समय ज्यादातर यही होता है जब शनि की 7.5 शुरू होती है। जाना था कहीं, पहुंच कहीं और जाते हैं, गलत बस में गलत जगह बैठ जाते हैं, उसे कहते हैं शनि की 7.5। थोड़ा परेशान कराएगी मेंटली और फाइनेंशियली, फिजिकली। तो रेडी हो जाओ, कमर की पेटी मान लो, जैसे मैंने कहा। हाँ, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा बैठा होगा तो आपको अवश्य धन लाभ देगा, बहुत सारा पैसा देगा, विदेश यात्रा भी आपको मिल सकती है। तो ये था 12 राशियों के लिए। मैंने बहुत कम समय में कोशिश करी है कि एक जनरल को टॉपिक को कवर कर सकें।
लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि इस पूरे कन्वर्सेशन में आपने सभी प्लैनेट्स की, सभी ग्रहों की बात की, पर ना आपने कुछ भी अच्छा बुरा केतु ग्रह के बारे में नहीं बताया। तो केतु की कोई वैल्यू नहीं है क्या, नहीं या बाकी भी कोई डराता ही नहीं है केतु से? नहीं, ना कुछ केतु अच्छा कहता है ना बुरा कहता है। तो केतु हमारी कुंडली में कुछ भी नहीं करता है क्या? केतु दोस्तों वो कर सकता है जो अडानी आज है। पर ये तो आपने राहु और नहीं, मैंने कभी राहु को सपोर्ट नहीं किया। मैं 9 ग्रहों को 9 को सपोर्ट करता हूँ। मेरे लिए पर राहु भी आपने उतने केतु की कोई बात ही नहीं की। केतु क्या है? नहीं, केतु को इग्नोर किया जाता है क्योंकि हाँ। केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु आपको डिटैच करता है, तो केतु को सब लोग गलत मानते हैं। केतु जैसा अगर किसी के 4th हाउस में केतु बैठा है तो माँ से डिटैच करेगा, बड़ा घर बड़ी गाड़ी का वो उसका सपना रहता है, माँ से मिलने का सपना रहेगा, मगर उसको मजबूरी में हॉस्टल में रहना पड़ेगा या जॉब के लिए बाहर रहना पड़ेगा। विदेश में भी चले जाते हैं ऐसे लोग, तो उनके अंदर ये बना रहता है मुझे मिलना ये चाहिए, तो मुझे ये तो चाहिए। बुरा हुआ, केतु तो राहु से भी इसलिए बुरा तो हुआ। हाँ, देखो राहु दिलवा देता है मगर उसके बाद मारता है। पर केतु दिलवा उस चीज देता का है, दिल केतु नहीं, तो तरसा रहा है। केतु बता रहा है, इसलिए केतु की कोई बात ही नहीं करता। मगर मैं कहूंगा कि जब आप उस चीज को तरसना बंद कर दोगे, मगर अगर हम एक संत की प्रवृत्ति अगर ले लेते हैं, अगर जिसकी भी केतु की महादशा चल रही है, 7 साल की केतु की महादशा होती है और केतु जिस हाउस में बैठा है उसका हाउस में एक्टिव हो जाता है और उन चीजों से आपको दूर करता है। सेकंड हाउस में होगा तो आप फैमिली से दूर हो जाओगे, कमाने के लिए दूर हो सकते हो। और अगर लग्न में है तो आपके अंदर ही आपको नफरत होने लगी अपने आप से, क्योंकि संत बनना है उसको, तो उसको मोह माया से मतलब नहीं है। क्या है कि केतु ने जब अमृत पीने के बाद भी धड़ी नहीं है, तो मतलब धड़ी धड़े उसका कुछ है ही नहीं, तो उसको हर चीज से डिटेच करना है। मगर मैं यही कहूंगा कि केतु जो पैसा देता है वो शायद राहु दे भी नहीं सकता सपने में। अडानी की कुंडली में अगर हमने जो बात की जाए तो केतु वो बीज की तरह है। जब अगर आप बीज बोगे, पेड़ के बीज को बोते हैं, उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, वृक्ष बनने के बाद वो फल देता है। तो इतना वेट आज के जमाने में कोई करता नहीं है, इसलिए केतु की बात नहीं करते। राहु का ऐसा काम है, राहु प्रेजेंस फील करा देता है। राहु डिटैचमेंट, यानी केतु मोक्ष का कारक मोक्ष है। का कारक तो मोक्ष तो इस जीवन हमें चाहिए ही नहीं ना, हमें तो भोग विलास मटेरियलिस्टिक चाहिए, बनना है। मटेरियलिस्टिक चाहिए। मगर फिर भी जिस लोगों को केतु परेशान करता है उनके लिए बेस्ट उपाय है कि उस पर्टिकुलर घर से आप डिटेच खुद ही हो जाइए। और फिर देखिए, जो आप चाह रहे थे घर, वो आपको लग्जरी घर मिलेगा, बड़ा घर देगा, गाड़ी भी बड़ी देगा, माँ का प्यार भी बहुत सारा देगा, मगर डिटेच उसकी केयर नहीं करनी। क्या होता है, जैसे हम भाग रहे हैं चीजें, घर के पीछे भागना बंद कर दो, गाड़ी के पीछे भागना बंद कर। ये थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को सुनना, इसलिए हम लेकिन जब हमारी चाहत ही खत्म हो जाएगी, भागना बंद करने मतलब हमें नहीं चाहिए, तो फिर उस चीज के आने का क्या है? ये होता है कि कुछ लोग दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं। मैं मानता हूं कि ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसकी बात नहीं चाहती केतु की, मगर हमको डिटेच होना पड़ेगा। अगर उस केतु का ये बेस्ट रेमेडी है, मेडिटेशन ग्राउंडिंग होना के अलावा साथ में ये बेस्ट रेमेडी है। अगर 5th हाउस का केतु है, एक तो एजुकेशन से वंचित हो गए, बच्चों से वंचित हो जाओगे, मन करेगा मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना, मगर उसके घर वाले या हालात ऐसे बन जाएंगे उसको पढ़ने नहीं देंगे, बच्चा नहीं होगा। मगर जब वही इन चीजों को गिव अप कर दोगे, यार भगवान के ऊपर छोड़ दो ना, आप कौन होते हो? तो ये कह सकते हैं आपने अभी तक जो बताया उस हिसाब से कि अगर 7वें में केतु है तो उसकी शादी नहीं होगी। शादी हो भी जाएगी, क्योंकि शादी के लिए जरूरी नहीं कि केतु ही जिम्मेदार होगा। 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसके साथ है, गुरुदेव कैसे हैं महिला की कुंडली में और पुरुष की कुंडली में शुक्र कैसा है, शादी हो भी जाती है। तो फिर आपका अगर पति धार्मिक नहीं है, क्योंकि केतु एक टाइप से मोक्ष का कारक है, तो धार्मिक अगर पति है पत्नी है तो फिर आपकी अच्छी बनेगी। मगर नहीं है तो फिर डिटेच हो जाओगे उससे। वो चाहे आपकी वर्क टाइमिंग, वर्क आवर्स ऐसे होंगे जैसे नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट मिलेगी, या आप पैसा कमाने के लिए एक सिटी में पति रह रहा है दूसरे सिटी में पत्नी रह रही, तो वैसा होगा। क्योंकि वो कुछ समय के लिए केतु के अंदर ऐसा महादशाई होगी ना, केतु डिटेच करेगा कुछ समय के लिए। वहीं आपका धार्मिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, तो आप डिटेच नहीं होगा। ये धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना, धार्मिक होना पूजा पाठ करना, आरती करना, किसी भी भगवान की उपासना करना, चालीसा करना, ये धार्मिक होता है। आध्यात्मिक होता है सभी शास्त्र का ज्ञान होना और अच्छी बुरी चीज का समझ होना और भगवान पे बिलीव करना। आरती पूजा करने से ज्यादा उनका आत्मा से कनेक्शन होना, वही मैं कहता हूं केतु वो कराता है, डिटेच कर देगा सब चीजों से और भगवान से आप स्टेब्लिश हो जाओ। आत्मा अगर आपकी परमात्मा से मिलन हो गया तो केतु आपको वो देगा जो आपने कभी जीवन में नहीं देखा। और विद
सेटिस्फेक्शन देगा। आप ग्रेटिट्यूड तो शो कर दो, आदमी दूर से कह देगा ये देखिए कितना हम्बल आदमी है। राहु वाला में हम्बल तो नहीं आता है, भूखी रहती है, वो यहाँ से भी पैसा ले लूं, वहां से भी पैसा ले लूं, पर वो पैसा कहीं ना कहीं दूसरे कामों में निकलता है, या तो पुलिस केस हो तो जाएगा। आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से क्या हम ये मान सकते हैं जो फेमस स्पिरिचुअल गुरुज हैं उन सभी का केतु बली है? 100%। क्योंकि वो मोह माया से दूर भी हैं और उन्हें सब अगर कुछ असली मिल भी रहा है। दिखावे के नहीं, हम्म। दिखावे वाले गुरु नहीं, वो तो कहीं ना कहीं उनका शुक्र वाले गुरु हैं वो, क्योंकि शुक्र भी तो गुरु है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मगर जो सच में गुरु हैं, जो उनको पैसों से मतलब नहीं है, वो केतु वाले हैं। पर अभी कहा जा रहा है, जैसे आपने भी राहु के बारे में बहुत बातें की कि ये राहु का टाइम चल रहा है, सभी लोगों को नेम और फेम चाहिए, तो गुरुओं को तो उतना मान सम्मान अब मिलता ही नहीं है। देखिए समय बदलता है। एक समय था जब गुरु अगर किसी मोहल्ले से या कॉलोनी से निकलता था या किसी गली से निकलता था तो उसके शिष्य उसकी रिस्पेक्ट करते थे, शिष्य के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते थे या उससे ज्यादा करते थे। एक गुरु का टीचर होना, मतलब किसी आदमी का टीचर होना ही पूरे गांव मतलब उसके लिए बहुत गर्व की बात होती थी, और गर्व गांव वालों के लिए भी गर्व की बात होती थी कि हमारे में इतने अच्छे टीचर रहते हैं। आज के जमाने में तो आज टीचिंग के प्रोफेशन बहुत अंडररेटेड है और नेम और मजबूरी में फेम जो एंटरटेनिंग इंडस्ट्री को ज्यादा इन्फ्लुएंस देखो किया। समय बदलता है, ये राहु का डिकेड है, मैं वो नहीं कहूंगा कि गलत है। देखो समय बदल जाता है, अभी टीचर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कहा जाता है मजबूरी में टीचर बन गया होगा, कुछ नहीं मिल रहा जीवन में, तो क्योंकि समय बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया सभी का। आजकल उन टीचर्स को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है जो लड़कों को या बच्चों को शॉर्टकट देते हैं, चीटिंग करने की भी देंगे इंटरटेनिंग तरीके से, क्योंकि वो वीनस वाले जो गुरु हैं उनको कहीं ना कहीं आज लोग इज्जत से, और क्योंकि उसमें अगर वो गुरु के पास गाड़ी है, अच्छा पैसा है, तो उसको इज्जत मिलती है, क्योंकि वो थोड़ा शुक्र वाला है। दैत्यों के गुरु के आपके हमारे अंदर में तामसिक ने से इतना आगे हमारे अंदर के दैत्य जाग रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं है, मगर आज वो लोग भी हैं जो गुरु को उतनी इज्जत देते हैं। आपने अपने लाइफ में अनुभव किया होगा कि हर किसी को अच्छा गुरु नहीं मिल सकता, उसके लिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा, तभी आपको एक अच्छा गाइड मिलेगा जो आपको हर परेशानियों से निकाल के ले जाता है। इसके लिए बहुत अच्छी किस्मत चाहिए। तो कुंडली में देख के आप बता सकते हैं किसकी अच्छी किस्मत है और किसकी बुरी किस्मत। 9th हाउस अगर अच्छा है तो किस्मत अच्छी है। देखिए किस्मत को हम देखते हैं 9th हाउस से, अगर 9th हाउस अच्छा है तो किस्मत अच्छी है, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गए तो भी किस्मत अच्छी है, नहीं तो फिर आपको वही अपने पूजा पाठ जाल में बुन लेंगे, या फिर आपको फालतू के जेम स्टोन बेचेंगे। जो एक कई कुंडली मेरे पास ऐसे आती है उन्होंने अष्टम ग्रह के जेम स्टोन पहना दिए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि अष्टम और 12th हाउस की मतलब जेम स्टोन पहनाने से उनको एक्टिव कराते हैं, वो तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा अष्टम हाउस। ऐसे लोगों की तो हम उपाय दिए जाते हैं इनका दान करना उस पर्टिकुलर घर से, मतलब बिना रत्नों के भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। हो रत्न क्या होता है, जैसे आपकी कुंडली में कोई वीक प्लेनेट बैठा है, सपोज लग्न का मालिक नीच हो गया, लग्न का मालिक अस्त है, कम्बस्ट है, जीरो कम डिग्री का है, तो उसमें हम ऊर्जा देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए उसके उपाय देते हैं, जेम स्टोन पहना देंगे चलो। मगर अष्टम हाउस के 12th हाउस के हम जेम स्टोन क्यों पहना रहे हैं? आप जेम स्टोन बेच रहे हो, मतलब किसी के जीवन में अष्टम हाउस का आपके हाउस को आपने जागृत कर दिया तो एक्सीडेंट होगा, उसके मृत्यु तुल्य कष्ट बढ़ेंगे। 12th हाउस को अगर जागृत कर दिया, उसके बेचारी कुंडली में जेल योग है तो जेल चले जाएगा या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। तो ऐसे मैं बार बार कहूंगा जो एस्ट्रोलॉजर नए हैं, सीख रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें, और अष्टम हाउस 12th हाउस के दान कराना चाहिए अगर उनके अंदर दशा महादशा चल रही है। एक और चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ, नजर से बहुत डरते हैं, खासकर हम भारतीय तो बहुत डरते हैं कि नजर लग जाती है बच्चों को, और नजर का ही बड़ा रूप होता है ब्लैक मैजिक। तो क्या ये कुंडली में किसी को नजर लगती है? ये भी देखा है किसी को नजर नहीं लगती है, तो वो भी क्या कुंडली से पता चल जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। नजर तो ठीक है, आज हर माँ अपने बच्चों को नजर ना लगे उस चीज के लिए काला धागा या काला टीका लगाती है, और अच्छी बात भी है। नजर लगने से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, ये हमारी माँ बहनों ने बहुत पहले एक्सपीरियंस किया होगा, अब तो पुरुष भी करने लगे, क्योंकि आजकल बच्चा होने के बाद उसकी केयरिंग माँ बाप दोनों मिलके करते हैं। नजर लगती है तो बाप भी उतने परेशान होते हैं जितनी माँ परेशान होती है।
तो नजर लगती है, आपने खुद ने देखा, अनुभव किया, बच्चों को नजर लगती है तो वो कैसा डल हो जाता है और बीमार हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको परेशान करता है। तो मतलब कि नजर तो काम करती है। पर अच्छी ये भी नजर, है कि सभी को नजर नहीं लगती है ना। वो उसकी लग्न में आपका मंगल अगर पीड़ित है, अगर मंगल अस्त है, कम्बष्ट है, राहु केतु से ग्रस्त है, खासकर राहु से, तो उनको नजर का प्रभाव ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें बच्चों के अलावा बड़ों में भी, तो इसका प्रभाव दिखता है। प्लस अपने ओरा को, अपनी पॉजिटिविटी से अगर आपने कंट्रोल कर रखा है तो वो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। अगर हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक की, अगर ब्लैक मैजिक, तो आजकल देखो जेलेसी का जमाना हो गया। अगर आपके घर में कार आ गई तो आपके आस पड़ोस वाले जल जाते हैं, वो मुंह पे तो नहीं बोलेंगे मगर जल जाते हैं, तो उससे भी कहेंगे कि नजर लग गई। प्लस वो चाहे अगर बहुत बड़ा दुश्मन हुआ आपका तो वो ब्लैक मैजिक कर देगा। ब्लैक मैजिक कई माध्यम से करे जाते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया के माध्यम है, नए नए जैसे एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं तो नए नए ब्लैक मैजिक भी करने वाले बन रहे हैं, सीख ही रहे हैं। तो वो नए नए मॉडलिटी यूज करते हैं, चाहे आपकी फोटो से कर देंगे, वीडियो से भी हो जाता है। दूसरी चीज होता है कि आपके घर में आने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल उनको, है ना, घर में आ गए तब तो पूरे फैमिली को भी उसमें जाल में फंसा लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा, देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो उनके कर्म उन पे छोड़ देते हैं। आप क्या कर सकते हो अपने पॉजिटिव ऑरा को कंट्रोल बनाए रखने के लिए, जिससे कि कोई अगर आपको नजर लगाए, बुरी नजर, क्योंकि देखिए आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, ग्रोथ करना बुरी बात नहीं, कार खरीदना बुरी बात नहीं है। बुरी बात वो है जो जेलेसी के कारण आप पे नजर लगा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो वो आपके हाथ में। तो मैं कुछ ऐसे देखो सिम्टम बताऊंगा। पहले तो ब्लैक मैजिक आपको अगर असर कर रहा है या किसी की नजर लग गई है, तो अगर किसी घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, अगर ब्लैक मैजिक आपके परिवार या आपको ऊपर किसी ने किया है या नजर लगी है, तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि सबसे पहले आपको अगर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आने लगेंगे, आलस्य आने लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, क्वेश्चन होने लगेगा, भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या है, मैंने तो इतनी पूजा करी, भगवान तूने किया ही क्या है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन होने लगेंगे। घर में साफ सफाई कम हो जाएगी, नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं। ब्लैक मैजिक अगर होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव बहुत आता है, आलस्य बहुत आ जाएगा, पूजा पाठ तो भूल ही जाओ, बनते काम रुक जाएंगे, बिजनेस अचानक से ठप हो जाएगा। ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, मैं तो स्टार्टिंग के आपको सिम्टम दिए, ये तो तब हो गया जब आपने एक्सपीरियंस कर लिया और आपको भी पता चल चुका है। आप तो अगर आपके काम रुकना बंद हो गए हैं या आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि कुछ हुआ है मालिक, मैं तो वो उपाय बता रहा हूँ जो आपने शुरू ही में पता चल जाता है, समथिंग इज रॉन्ग पता चल जाएगा आपको। आपने एक हफ्ते अगर घर में दीपक नहीं लग रहा है, समझ जाओ आपके घर में कुछ गलत हुआ। घर में महिलाएं आलस की वजह से काम टाल रही हैं, सफाई नहीं कर रही हैं, तो वो काम ब्लैक मैजिक का हो गया, मतलब किसी ने आपको नजर गलत लग गई है, ब्लैक मैजिक हुआ है। सबसे बेस्ट उपाय है पूजा पाठ किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लैक मैजिक लग चुका है, बहुत ज्यादा फंस चुके हो, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। अगर एक गिलास लेके पूजा हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसको पिए, तो आपको देखिएगा कुछ ही महीनों में आपका उसका असर खत्म हो। ब्लैक मैजिक की कार्ड एक गणेश जी भी हैं, गणेश जी भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इसमें। तो गणेश जी के मंदिर बुधवार को जा सकते हैं, ओम गंगणपते नमो नमः का पाठ आप दिन में 2 बार कर सकते हैं या 1 बार भी कर लेंगे बहुत है। पूजा पाठ ना रोकना चाहिए, घर में डीक्लटर करें, पूरे घर में कपूर की आरती करिए, साथ में उसमें 2 लौंग भी मिला सकते हैं, सरसों मिला सकते हैं, पूरे घर में रोज सुबह शाम दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 बार पूरे घर में कोनों में जा जाके धुआं दिखाइए, फिर आप देखिएगा आपके घर में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगेगी। और एक चीज है कि हनुमान जी के, ये तो हम उन लोगों को बताते हैं जिनको बहुत ज्यादा लेवल तक पहुंच चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं, तो वैसे तो किसी भी हनुमान मंदिर जाते हैं, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वहां से उनके जो चोला चढ़ता है वहां से थोड़ा सा सिंदूर लाते हैं, पूरे घर को टीका लगाइएगा और अपने घर के बाहर की चौखट में भी टीका लगा के साथियां बना देंगे या श्री राम लिख दीजिएगा, फिर आपके घर में देखिएगा। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जो हमें नहीं पता थी या जिसके बारे में हमारे मन में बहुत सारे मिथ थे, गलत धारणा बनी हुई थी, एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर बन गई थी क्योंकि इतने सारे उपाय देख लिए थे और बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल बेसिक चेंजेस बताए हैं गुरुजी ने, जिसे हम करके हमारे ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। और वो उपाय इतने सिंपल हैं कि जो हमारे पूर्वज हमें बताते ही आ रहे हैं।
फिर भी अगर लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप स्टक हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आप भी अपना कुंडली कंसल्टेशन करवा सकते हैं। देखिए, करवाए ना करवाए वो आपके ऊपर है। मैं कहूंगा कि भगवान पे, अपने इष्ट पे विश्वास रखें, अपने कुल देवता कुल देवी पे या पितरों पे विश्वास रखें, उनसे माफी मांगे, उनसे ही मांगे जो मांगे। आपकी लाइफ में हो सकता है कहीं दूसरे किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, वही आपको इतनी कृपा कर दे। और जैसा रचना जी ने कहा कि छोटे छोटे उपाय, मगर ये छोटे उपाय कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते ये शायद कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा करना है, हमारी पूरी लाइफ करना है। क्योंकि वो जो 9 ग्रह हैं वो 1 या 2 दिन में सही नहीं होंगे, 1-2 दिन में बिगड़ेंगे नहीं, वो आपकी आदतों से ही बिगड़े हैं। अगर आपने किसी का गलत किया है, चीटिंग करते आ रहे हो, मजदूरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो शनि कहीं ना कहीं धीरे 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 खराब होगा। वो धीरे धीरे ही सही होगा। आप कहोगे कि मैं एक दिन पीपल के पीछे नीचे जल, जो भी आपको उपाय देते हैं उससे हो जाएगा, तो नहीं, आदतों से ही अपने ग्रह सही होते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका अभी भी कोई ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गुरुजी की डिटेल्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। पर उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट, इस एपिसोड के साथ आपको ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ डीप में जानने को मिला होगा। अगर आप आज की जनरेशन है और इस पे बिलीव नहीं करती, तो शायद आज का एपिसोड देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि ये साइंस कितनी गहरी और कितनी सच्ची है, क्योंकि आज भी इस पे कंटिन्यूअसली रिसर्च चल रहा है। रिसर्च उसी चीज पे चलता है जिसके बारे में हम और जानना चाहते हैं, जो पुराने रिसर्च में सही साबित हो चुकी हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।